नमस्कार, सादर प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से जो भी मैं बार बार जो पीआईएल की बात कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट में जो पीआईएल लगाई जा चुकी है और उसको लगाने के बाद में अगर कोई व्यक्तिगत केस लगाता है तो उसका इतना ज़्यादा कोई अर्थ रह नहीं जाता, बजाय इसके कि पैसों का वेस्टेज है और समय का वेस्टेज है। तो इसी से रिलेटेड एक मैसेज मेरे पास आया था जो उसको मैं अक्सर ऐसे पढ़ के आपको शेयर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आदर्श के सभी सदस्य को मेरा ये मैसेज है, आपका और हमारा एक ही मकसद है, संस्था रेगुलेट हो, उन्हें हमें रोजगार प्राप्त हो, हमारे जमाकर्ता का जमाधन लाभ सहित मिले। आपका हमसे परिचय एवं साथ वर्षों पुराना है। हम एक दूसरे को व संस्था को अच्छी तरह जानते हैं। व्यवस्था के तहत हमें बहुत से व्यक्तियों को कार्य के लिए साथ लेना होता है। हम किसी के कारण व्यवहार और मंशा पहले से समझ नहीं सकते। यहाँ उनका इशारा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है जिस पर उन्होंने लिखा है कि हमको साथ लेना पड़ता है, लेकिन पहले से हम उनकी मंशा और उनका जो व्यवहार पहले से नहीं समझ सकते। जमाकर्ता, अभिकर्ता और कर्मचारी के हितार्थ राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ अधिवक्ता की टीम हमारे साथ कार्य कर रही है। आपको ये समझना होगा कि एक ही प्रयोजन से एक ही तरह के एक से अधिक रिट्स या जनहित याचिका किसी न्यायालय में दाखिल होती है तब सभी को क्लबिंग कर ली जाती है। सभी का निर्णय एक सा मिलता है। जब हमारे सदस्यों की डिटेल, बीपी नंबर, आधार नंबर याचिका में संलग्न है, किसी भी साथी का 1 रुपया भी अनधिकृत कार्यों से खर्च होता है तब तकलीफ होती है। आपको किसी भी तरह की रिट पिटीशन के लिए किसी से भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। अपने रिकॉर्ड डिपॉजिटर्स की जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करनी है। अभी अधिकतर शहरों में लॉकडाउन चल रहा है और हाई अलर्ट, रेड जोन, हॉटस्पॉट घोषित कर रखे हैं। घर से बाहर न निकले। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यह कामना करते हैं। आपके लिए प्रयास जारी है। जान है तो जहान है। हमारे द्वारा ही अतिशीघ्र आपको सुखद समाचार मिलेंगे। इन हालात में कोई आपकी भावना के साथ खिलवाड़ करता है तो मानवीय पराकाष्ठा का ये निम्न स्तर है। अगर तो इस मैसेज में बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि जो एक पीआईएल दर्ज की जा चुकी है तो हमको उसकी आगे की प्रक्रिया का इंतज़ार करना चाहिए कि उसमें आगे क्या होता है। और बहुत से लोगों के साथ साथ मैं भी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली पीआईएल में मेंशन क्या किया गया है, डिमांड क्या की गई है। तो अगर कोई मेरे भाई, मेरे कोई साथी अगर ये शेयर कर सकें कि वो पीआईएल का मजमून क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, तो मैं अपने दूसरे साथियों के साथ में शेयर कर सकूं। पिछले वीडियो में आपके कथनानुसार कुछ हमारे सदस्य हैं, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं मल्टी स्टेट प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बातचीत करना शुरू करूं और सेक्शन 1 से 9 तक आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है। आज मैं सेक्शन 10 से वापस शुरू करता हूं। सेक्शन 10 एग्जैक्टली अगर हम कहें तो वो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधि के संबंध में है। बायलॉज जिसको हम कहते हैं, तो बायलॉज जब बनाए जाएं तो वो किस किस पॉइंट्स पर ध्यान में रखते हुए बायलॉज का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विद इन सोसाइटी किन नियमों पे कार्य करेगी। बड़े स्तर पर कुछ नियम फिक्स होते हैं जो सोसाइटी प्रॉपर्टी एक्ट हमको अलाउ करता है कि वो तो नियम उसमें होने ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा सोसाइटी को चलन में रखने के लिए सोसाइटी खुद अपनी नियम उपनियम बना सकती है। इसका सेक्शन 10 का क्लॉज 1 जो कहता है, प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत अपनी उपविधि बना सकेगी। यानी जो उसके अपने नियम तो हैं ही हैं, लेकिन जो वो उप नियम बनाए जा सकते हैं। तो उसमें सेकंड पॉइंट आता है, विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। यानी जो मेन जो पावर और जो बेनिफिट्स या लाइबिलिटीज जो दे रखे हैं उनको
इफेक्ट डाले बिना ऐसी उपविधि निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के उपबंध कर सकेगी जो दे रखे हैं, तो इसके ऊपर वो बायलॉज अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं उसके भी बायलॉज क्रिएट किए गए हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने वो बायलॉज पढ़े हों और हो सकता है कि वो बायलॉज नहीं पढ़े हैं। तो वो भी मेरा प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि उन बायलॉज को भी कहीं से प्राप्त करके उन्हें पढ़ सकूं आप लोगों के साथ में। तो इसके जो क्लॉज नंबर सेक्शन 10 का क्लॉज नंबर 2 का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि सोसाइटी का नाम, पता और कार्य क्षेत्र होना चाहिए उसमें। दूसरी चीज़ सोसाइटी के उद्देश्य। तीसरा पॉइंट उसमें है उसके सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। तो क्या क्या सेवाएं इसमें सदस्यों को दी जाएगी वो इसमें मेंशन होगा। सदस्यों को अभिप्राप्त करने के लिए पात्रता, तो सदस्यता किस तरह से ली जा सकती है, उसकी पात्रता क्या होगी वो मेंशन करना। सदस्यता अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया, उसको जोड़ने का प्रोसीजर। सदस्यता बने रहने के लिए शर्तें, किस तरह से वो अपनी सदस्यता को बनाए रखता है, उसके लिए क्या शर्तें सोसाइटी ने लागू की। सदस्यता के प्रत्याहरण के लिए प्रक्रिया, यानी उसको अगर ड्रॉप करना चाहे तो वो कैसे जोड़ सकता है। सदस्यता का अंतरण, यानी उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सदस्यता से निष्कासन करने की प्रक्रिया, यानी किसी को अगर सदस्यता से हटाना है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। सदस्यों के अधिकार और कर्तव्यों के राइट्स एंड ड्यूटीज। सोसाइटी की पूंजी की प्रकृति और रकम, वह रीति जिसमें कोई एकल सदस्य अधिकतम पूंजी के लिए अभिदाय कर सकता है, किस तरह से वो अपना जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो उसमें डाल सकता है। ऐसे स्रोत जहाँ से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा निधियाँ जुटाई जा सकती है, यानी वो पैसा कहाँ से कलेक्ट कर सकता है। वह प्रयोजन जिसके लिए निधियां उपयोजित की जा सकती है, यानी उन पैसे को लेकर वो कैसे उसका यूटिलाइजेशन करेगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों का आवंटन और संवितरण की रीति, जो भी नेट प्रॉफिट होता है तो उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो प्रक्रिया इसमें मेंशन की जाएगी। विभिन्न आरक्षितों का गठन, इसके अलावा जो डिफरेंट अलग अलग तरह के जो फंड्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका गठन भी किया जाता है, समितियों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अधिवेशनों से भिन्न साधारण अधिवेशन बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति, यानी आपका जो अलग अलग जो मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, तो वो किस तरह से बुलाई जाती है और उसकी क्या क्या नियम शर्तें होंगे। साधारण एवं अन्य अधिवेशनों के लिए सूचना की प्रक्रिया और उनमें मतदान करने की रीति, यानी आप एनुअल मीटिंग और जनरल मीटिंग जब बुलाएंगे तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी और उसके अंदर इलेक्शन किस तरह से होंगे, वोटिंग कैसे होगी। उपविधि में संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी किसी भी तरह के बायलॉज को आप चेंज कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। बोर्ड के सदस्यों का संख्या जो 21 से अधिक नहीं होगी। जो वर्किंग कमेटी होती है उस वर्किंग कमेटी बोर्ड मेंबर्स की जो गठन होता है उसमें मैक्सिमम 21 लोग हो सकते हैं कार्य समिति में, वर्किंग कमेटी में। सोसाइटी के निदेशकों, अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की पदावधि जो 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। डायरेक्टर रिक्रूट करना, डायरेक्टर के अलावा जो दूसरे अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, तो उनका कैसे रिक्रूटमेंट होगा और उनकी अवधि कितनी होगी वो एक फिक्स है और उसको अंदर सब लॉज के अंदर भी दिया जा सकता है। बोर्ड के सदस्यों को हटाने और रिक्तियां भरने की प्रक्रिया, बोर्ड के अधिवेशन बुलाने की रीति और उनकी गणपूर्ति, वर्ष में ऐसे अधिवेशनों की संख्या, ऐसे अधिवेशनों का स्थान, यानी सम्मेलन को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति, यानी कितने लोग उसमें होने चाहिए, ये मेंशन इसमें किया जाएगा। बोर्ड अधिवेशनों की आवृत्ति, कितने कितने टाइम में वो बोर्ड अधिवेशन होगा वो मेंशन करना है। मुख्य कार्यपालक की धारा 52 में उपबंधित शक्तियों का और कृत्यों के अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य, यानी सेक्शन 52 में जो भी पावर्स दे रखे हैं तो उसके अलावा अगर कुछ पावर्स देने हैं वो इसमें मेंशन किया जाएगा। शास्ति अधिरोपित करने की रीति, यानी किसी तरह की पेनल्टी वगैरह किसी केस में अगर लगानी है तो वो किस तरह से लगाई जाएगी उसका मेंशन इसमें हवाला दिया जाएगा। फिर सब सेक्शन उसमें है संपरीक्षकों की नियुक्ति,
उनके अधिकार और कर्तव्य तथा संपरीक्षा करने की प्रक्रिया, यानी उनके अंदर जो इंस्पेक्टर्स जो अलग अलग जांच समितियां होती है तो उनको कैसे नियुक्त किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। सोसाइटी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने और उसमें प्रतिरक्षा करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना, यानी मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर, जिसमें हम कहेंगे तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को कैसे डेलीगेट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो इसमें बताया गया है। ऐसे निबंधन जिन पर कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से व्यवहार कर सकेगी, यानी और कहाँ कहाँ वो अपना व्यवहार कर सकते हैं और उसके बारे में इसमें मेंशन किया जा सकता है। वे निबंधन जिन पर कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों से भिन्न किसी संगठन से व्यवहार कर सकेगी। वह अधिकार यदि कोई है जिन्हें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या परिसंघीय सहकारी समिति को प्रदत्त कर सकेगी, और वह परिस्थितियां जिनमें परिसंघीय सहकारी समिति इन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी सदस्यों की मृत्यु की दशा में उनके नाम निर्देशितों के नाम पर शेयरों और हितों का अंतरण करने की रीति, यानी किसी की डेथ हो जाती है किसी मेंबर की तो उसके जो राइट्स हैं, उनके जो शेयर्स हैं, उनको कैसे ट्रांसफर किसी दूसरे उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके लिए मेंशन किया है। फिर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाने वाली शैक्षिक और प्रशिक्षक कार्यक्रम, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारोबार का मुख्य स्थान और अन्य स्थान, इसके अलावा उसके सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं का न्यूनतम स्तर, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। इस तरह से टोटल पॉइंट्स है सेक्शन 10 में, जो बायलॉज में को किस तरह से मेंशन करना है, प्लस अलग अलग कानून जो बनाने हैं अपने कार्य को, अपनी सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो इसमें सेक्शन 10 में सारी चीज़ निर्दिष्ट है। सेक्शन 11 जो कहता है किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन, यानी किसी भी बायलॉज को अगर हमको अमेंडमेंट करना है तो उसका संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी। किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधि का संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक ऐसा संशोधन इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर न कर लिया गया हो। किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जाएगा। ऐसा कोई संकल्प तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक सदस्यों को प्रस्तावित संशोधनों की स्पष्ट 15 दिन की सूचना न दी गई हो। ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, केंद्रीय रजिस्ट्रार को ऐसे संशोधनों को रजिस्टर करने के लिए आवेदन निम्नलिखित के साथ करेगा। पहला पॉइंट, उपधारा 2 में निर्दिष्ट संकल्प की प्रति, यानी रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो उसमें दी जाएगी। निम्नलिखित उपदर्शित करने वाली विशिष्टियों से युक्ति विवरण, यानी क्या चेंजेस चाहते हैं वो विवरण, उस साधारण अधिवेशन की तारीख जिसमें उपविधियों का संशोधन किए गए थे, साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए दी गई सूचना के दिनों की संख्या, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सदस्यों की कुल संख्या, ऐसे अधिवेशन के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या, ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्होंने ऐसे अधिवेशन में मतदान किया, ऐसे सदस्यों की संख्या जिन्होंने उपविधियों में ऐसे संशोधनों के पक्ष में मतदान किया, उन संशोधनों के साथ जिन्हें किए जाने का प्रस्ताव है, प्रबद्ध सुसंगत उपविधियों का की जगह एक प्रति, और साथ ही ऐसे संशोधनों को न्यायोचित ठहराने के कारण साधारण निकाय द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपविधियों के ऐसे पाठ की 4 प्रतियां जिनमें प्रस्तावित संशोधन सम्मिलित किए गए हैं, सदस्यों को दी गई सूचना और उपविधियों में संशोधन के प्रस्तावक की एक प्रति, साधारण अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उपधारा 2 और 3 तथा उपविधियों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का
अनुसरण किया गया है। ऐसी कोई अन्य विशिष्टि जिसके केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त अपेक्षा की जाए, ऐसा प्रत्येक आवेदन ऐसे साधारण अधिवेशन की तारीख में जिससे उपविधियों में ऐसे संशोधन पारित किए गए थे 60 दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसी सहकारी सोसाइटी की जो धारा 22 के उपबंधों के अनुसार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में संपरिवर्तित होने की वांछा करती है, उपविधियों के संशोधन को इस धारा की उपधारा 2 में उपधारा 5 में दी गई प्रक्रिया लागू होगी। यदि उपधारा 5 के अधीन आवेदनों की प्राप्ति पर केंद्रीय रजिस्ट्रार ये समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं है, सहकारिता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी सदस्यों के आर्थिक हितों का संवर्धन करेगा, तो वह संशोधन को उसे प्राप्त होने वाली तारीख से 3 मार्च की अवधि में भीतर रजिस्टर कर सकेगा। केंद्रीय रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत संशोधन की प्रति अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सहित उसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 1 मास के अवधि में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को भेजेगा और ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि संशोधन सम्यक रूप से रजिस्टर कर लिया गया है। जहां केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर करने से इनकार करता है, तो वहां वह इनकार करने के ऐसे आदेश को उसके कारणों सहित सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक को इनकार करने की तारीख से 15 दिन के भीतर विहित रीति के संसूचित करेगा। परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का उपधारा 7 में विनिर्दिष्ट 3 माह के अवधि में भीतर निपटारा नहीं किया जाता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर इनकार या आदेश संसूचित करने में असफल रहता है, तो आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। यानी अगर उसके अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना नहीं करना है तो 3 महीने के अंदर बताना होगा। 3 महीने में कोई जवाब अगर नहीं आता है तो उसको एक्सेप्टेड ही माना जाएगा। सेक्शन 12 जो कहता है उपविधियों का संशोधन कब प्रवृत्त होगा, यानी वो एग्जीक्यूट कब होगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों का कोई संशोधन जब तक वह किसी विशिष्ट दिन प्रवृत्त होने के लिए अभिव्यक्त न किया गया हो, उस दिन प्रवृत्त होगा जिस दिन संशोधन रजिस्टर किया जाता है। अगर उसमें कोई डेट मेंशन कर रखी है कि कब से जारी होगा तो ठीक है, अन्यथा जब वो रजिस्टर कर लिया जाता है तब से ही उसका एग्जीक्यूशन माना जाएगा। नाम में परिवर्तन। कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ये सेक्शन 13 के अंतर्गत है, कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपनी उपविधियों का संशोधन करके अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु ऐसे परिवर्तन से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या उसके किन्हीं सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों में से किसी के अधिकार या बाध्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध ऐसी विधिक कार्रवाइयां जो उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए से या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी। जहां कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपने पते में अपने नाम में परिवर्तन करती है, तो वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्टर में उसके पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नए नाम की प्रविष्टि करेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का संशोधन करेगा। सेक्शन 14 जिसमें एड्रेस में परिवर्तन चाहेंगे, तो एड्रेस में परिवर्तन प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कारोबार का एक मुख्य स्थान होगा और विहित रीति के से रजिस्ट्रीकरण पता होगा जिस पर सभी सूचनाएं और संसूचनाएं भेजी जा सकेगी। सेक्शन 15 बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा नाम का प्रकाशन। प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अपना नाम और अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता पेंट करेगी और चिपकाएगी। उसे प्रत्येक कार्यालय या ऐसे स्थान के जहां से उसका बराबर कारोबार चलाया जाता है, बाहर सहज दृश्य स्थान पर आसानी से सुपाठ्य अक्षरों में पेंट कराकर या चिपकवा कर रखेगी और यदि उसमें लिखी गई लिपि ऐसी भाषाओं की या ऐसी भाषाओं में से किसी एक की नहीं है जो उस परिक्षेत्र में साधारण उपयोग में नहीं है
जो चलन में है उस भाषा में या उन भाषाओं में से किसी भी एक में पेंट करवाएगी या चिपकवाएगी जो प्रचलन में है। अपनी मुद्रा पर अपना नाम सुपाठ्य लिपि में उत्कीर्ण कराया जाएगा, यानी जो सील बनवाई जाएगी वो भी लोकल लैंग्वेज में बनवाई जाएगी। अपना नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, अपने सभी कारोबार पत्रों, अपने सभी बिलों और पत्र वर्णों तथा अपनी सूचनाओं और अन्य शासकीय प्रकाशनों में वर्णित कराएगी और अपने सभी विनियम पत्रों, हुंडियों, वचन पत्रों, स्पष्टांकनों, चेकों, धन के आदेशों या बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तावित मालों और बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी के सभी पार्सल, बिलों, बीज को प्राप्तियों और प्रत्यय पत्रों पर भी अपना नाम इस प्रकार वर्णित कराएगी। तो आज का वीडियो भी तकरीबन 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। आज आप इतनी ही बात से मैं अपनी इस वीडियो को क्लोज करूँगा कि एक बार किसी सम्राट ने अपने मंत्री से कहा कि कोई एक ऐसी बात कहिए जिससे कि हंसता खेलता व्यक्ति उदास हो जाए और जो उदास व्यक्ति है वो मुस्कुराने लगे। तो उसने एक ही लाइन कही कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो साथियों, एक ही बात कहूँगा कि बहुत लंबा समय हो गया है और हो सकता है कि कितना लंबा और चले, लेकिन ये श्योर है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो उम्मीद ना हारें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। और आज सबसे बड़ी चीज़ जो आई है इस वर्ष हमारे पास 2020 में, वो जीवन रक्षा मंत्र एक ही है कि सरकारी नियमों का, मेडिकल नियमों का पालना करें और इस संक्रमण से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आपको इसी बात के साथ आज के लिए धन्यवाद।